नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। बसपा सुप्रीमो मायावती को जल्द आप साक्षात देवी और गौतम बुद्ध के अवतार के रूप में सस्वर सुनेंगे। मायावती का जन्मदिन 15 जनवरी को है। इसके लिए जाने माने गायक कैलाश खेर एक गीत सुनाएंगे। उसी दिन से ये गीत लॉन्च होगा। इस गीत में सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती का वैशिष्ट्य, उनके यशगान, उनकी कीर्ति का बखान एक साक्षात देवी के रूप में किया गया है, गौतम बुद्ध के अवतार के रूप में किया गया है। और इतना ही नहीं हुआ, ये भी कहा गया कि मायावती हिम्मत और साहस की आयरन लेडी है। आयरन लेडी है, नारी जगत की रत्न है, रत्न नारी जगत की। और ये गीत जब आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक एहसास होगा कि राजनीति में कैसे कैसे लोग हैं और उनका यशोगान किस तरीके से होता है। निसंदेह मायावती का जीवन संघर्ष का पर्याय रहा है। मायावती ने एक अटूट संघर्ष किया है। मायावती ने बहुत बड़ा त्याग भी किया है और इसी रूप में कैलाश खेर उनका गुणगान करेंगे। धैर्य रखिए। 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर आपको यह गीत सुनने को मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में दो बातें रही। एक तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को उनके दोस्त चीन ने धमका दिया। और धमकाया क्या कि बीजिंग चिंतित है पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के। नए विदेश मंत्री किंग आंग जिन्हें एक बहुत ही तेवर का मंत्री माना जाता है, जिनकी अपनी एक साख है, उन्होंने बाकायदे बिलावल भुट्टो जो वहां के विदेश मंत्री, उनको फोन किया और फोन करके आपसी रिश्तों का जिक्र करते हुए चेतावनी दिया। वहीं दूसरी ओर नेपाल ने भी आज अपना पुराना राग अलाप दिया। उम्मीद थी प्रचंड प्रधानमंत्री हो गए, अपेक्षा थी उसी के हुई। वो तो चीन के बड़े हमदर्द हैं। और ये पहली बार नहीं, जब 2016-17 और 2008-9 में भी जब उनकी ताजपोशी हुई थी, तब भी उन्होंने किया। उन्होंने आज नेपाल को वादा कर दिया कि हम अपनी अखंडता, एकता, संप्रभुता के लिए कृत संकल्प है और भारत के उत्तराखंड राज्य में जो 3 क्षेत्र हैं,
काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, इन तीनों को हम वापस लाएंगे। विदित है कि 2019 और 20 में जो मैप था उसमें भी ये तीनों क्षेत्र नेपाल में दिखाए गए थे। जब प्रजा की जो ताजपोशी हुई तो उम्मीद की जा रही थी कि ये एक बार फिर अपने पुराने ढर्रे पर आएंगे। ऐसा ही हुआ भी। प्रश्न तो वो प्रधानमंत्री है कि नेपाल की एक परंपरा रही है कि जब वहां कोई प्रधानमंत्री होता है तो पहली यात्रा उसकी भारत की होती है। लेकिन प्रचंड जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले चीन की यात्रा की। एक नया मैसेज दिया। कूटनीति के सूत्र कह रहे हैं कि प्रचंड जल्द भारत के दौरे पर आएंगे। फरवरी में भी आ सकते हैं और उस दौरान वो अपने इन तीनों क्षेत्रों के बारे में चर्चा भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नेपाल को वादा कर दिया है। भारत पहले से अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है और भारत अभी भी तैयार है नेपाल को अपनी बात कहने के लिए। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मिशन 2024 को लेकर के जबरदस्त घमासान सा मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कोई किसी को इटालियन बता रहा है तो कोई किसी को शिखंडी बता रहा है, कोई किसी को शिशुपाल बता रहा है। एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोई भाषा की नसीहत दे रहा है और उसके पीछे धारणा क्या है? हम किसी से कम नहीं, ये भावना है। और अपनी अपनी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले 7 दिन की उत्तर प्रदेश यात्रा पर हैं। कल उनका आगमन हो चुका है, लखनऊ में ठहरे हुए हैं। वैसे तो वो पूरे देश में जाते हैं, लेकिन 7 दिनों तक, ये बड़ी बात है। और इस दौरान वो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संघ की गतिविधियों और साथ में संघ के शताब्दी वर्ष शाखा के विस्तार, आनुषंगिक संगठनों की समीक्षा आदि पर विशेष गौर करेंगे। गोरखपुर, काशी, अवध प्रांत की भी बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। क्यों? कारण ये कि यूपी मिशन 80, माने जो यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने अपना टारगेट रखा है वो 80 में 80 सीट का रखा है। और उसके लिए अभी से तैयारियां, रोड मैप, क्रियाशीलता सब शुरू हो गई है। अब देखिए 2023 शुरू होने के दूसरे दिन ही अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी BL संतोष ने आके डेरा डाल दिया। 2 दिन तक बैठकें होती रही। अब हसबोले आए हैं और इसी महीने भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा और चुनाव रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे और पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी जो है गतिविधियां बढ़ा दी है।
वो मुलायम सिंह के रास्ते पर है। उन्होंने भी अपना एक सिलेक्टिव स्थल देख लिया है, कन्नौज, इटावा, औरैया, फरुखाबाद, आजमगढ़, ये जो क्षेत्र हैं, अब यहां पर उनकी धमाचौकड़ी शुरू हो गई है। जैसे मुलायम सिंह जाते थे लोगों के निजी कार्यक्रमों, वैसे भी अब अखिलेश जाने लगे। तरह के कार्यक्रम, शोक संवेदना, शादी ब्याह, सब में। और लगता है कि अब अखिलेश ने तय कर लिया है, ऑफिस नहीं सड़क। और तेवर भी दिखा रहे हैं, उनके चाचा भी तेवर दिखा रहे हैं। अभी आज में शिवपाल ने कह दिया 99 बार नहीं बोलेंगे, फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही दूसरी ओर अखिलेश ने क्या कहा, भाजपा शिखंडी से बचे, कहा सीधे तौर पर, और कहा कि आज विश्व हिंदी दिवस है तो अपनी भाषा सुधारे, और नहीं सुधारेंगे तो हम भी नहीं सुधारेंगे, ये भी खैर उन्होंने कह दिया। और नाना प्रकार के आरोप लगाए, लेकिन इस समय घमासान मचा हुआ, भाजपा के लोग भी जवाब दे रहे हैं। मामला यही नहीं थम रहा है, कांग्रेस की घेराबंदी हो रही है। एक सीट है सोनिया गांधी की, उसको भी पाने के लिए प्रयास शुरू हो गए। रायबरेली में कभी सोनिया गांधी के अति निकट रहने वाले दिनेश प्रताप सिंह जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी बातों को कहना शुरू कर दिया। क्या कह रहे हैं? कह ये रहे हैं कि सोनिया गांधी इटालियन है, धब्बा है, और एक बात और कहती है, राहुल गांधी के भाई बहन के स्नेह का जो चित्र सामने आया, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए और कहा ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। मतलब सीधा सीधा ये है कि अब शब्दवाड़ भी तेजी के साथ चल रहे हैं। शब्दवाड़ों पर कोई जैसा लगता है कि लगाम नहीं। आज ही ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। मोहन भागवत ने कहा कि देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं, ये भाव त्यागना होगा। बस ओवैसी कह रहे हैं कि ये कौन होते, इन्हें किसने अनुमति दे दी है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र से भी आवाज आ गई। संजय राउत कहते हैं सामना में, हिंदू मुस्लिम ज्यादा करना अच्छा नहीं है, देश टूट जाएगा, चेतावनी देती है। बहरहाल 2024 तक कहां कहां कैसी कैसी बातें होंगी, कैसे कैसे हमले होंगे, ये इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है। हम यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बारिश की संभावना है, जरा सतर्क रहिएगा। 13 जनवरी तक आज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत समूचे उत्तर भारत में बारिश की संभावना है। पारे का उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए कोहरा भी छाया रहेगा।
इसलिए कृपया करके संभल कर चलें। कोहरे से हादसे होने लगे हैं, बल्कि सच बात तो यह है कि लगातार हो रहे हैं। आज ही सुबह रायबरेली के गुरबख्श थाना क्षेत्र के खगिया खेड़ा गांव में एक डंपर गुमटी को रौंदते हुए नहर में जा गिरा। परिणाम स्वरूप अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोहराम मचा हुआ है गांव में। इसी प्रकार आज ही सुबह जालौन में 7 वाहन एक साथ टकरा गए। इसमें एक पुलिस का भी वाहन था और जिसमें भी 7 से अधिक लोगों को चोटें आई हैं। बहरहाल फिर अपील है, वाहन संभाल कर चलाएं, फॉग लाइट का प्रयोग करें, क्योंकि आने वाले दिन और भी सर्दी के हो सकते हैं। मौसम विभाग लगातार ऐसी जानकारी दे रहा है। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ को लेकर के हमारी चिंताएं बढ़ रही हैं। क्या जोशीमठ नहीं रहेगा? क्या उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है? क्योंकि हालात तो लगातार बिगड़ रहे हैं। चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। 723 मकान खतरे की जद में आ गए, जिन्हें गिराना है। होटल गिराना, बुलडोजर चलाया नहीं जा सकता, तो कह रहे हैं कि छेनी हथौड़ा जैसी छोटी मशीनों का प्रयोग करेंगे कि बुलडोजर चलने से तो और खतरा बढ़ेगा। लोग मकानों को गिरने नहीं दे रहे हैं, कह रहे मुआवजा दो, मैं मकान बना करके दो, उसकी गारंटी दो। ऐसा नहीं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार कर रही है। कई ऐसे परिवार जो बिल्कुल पूरी तरीके से जिनके मकान धराशायी हो गए हैं, उन्हें आशियाना के लिए 1,30,000 रुपए दिए गए। स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, खाद्यान्न के किट दिए जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जाए कहां। और उससे भी बड़ी बात क्या हो गई, पानी बरसने लगा है। इस बारिश में तो लोग और बेहाल हैं, लेकिन अपना आशियाना नहीं छोड़ रहे हैं। कह रहे हमें गारंटी मिलनी चाहिए। सरकार तत्पर है, सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी स्थिति वहां पर बड़ी भयावह है। जोशीमठ में पानी बरस रहा है तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ गिर रही है। आप कल्पना करिए, लोग भीग रहे हैं। होटल के बाहर होटल के स्वामी और कर्मचारी सब मिलकर के धरना दे रहे हैं। कह रहे हम कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे, और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी बड़ी मुश्किल है। दोबारा कैसे निर्माण होगा, इस पर तो अनेक सवाल या निशान हैं। बहरहाल जोशीमठ के बाद अब तो कर्णप्रयाग तक भी दरारों का खतरा पैदा हो गया है। कर्णप्रयाग में 40 मकान है, 200 की आबादी है। वहां के भी मकानों में दरार पड़ रही है। प्रशासन सतर्क हो गया है,
लोगों को चेताया जा रहा है। कर्णप्रयाग में भी ऐसी व्यवस्था शुरू हो गई है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, लेकिन सारा मामला अटका हुआ है मुआवजे को लेकर के, नए मकान को लेकर के। और एक बात तो है ही है कि आखिर लोग जाएं तो कहां जाएं, सड़क पर कहां रहें। धामी सरकार व्यवस्था कर रही है, धामी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, लेकिन अभी एक कदम पर्याप्त नहीं है। इनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, मदद के हाथ और बढ़ने चाहिए, सहायता का पल्लू और बड़ा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा राहत मिलनी चाहिए। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।